इसके पीछे रीजन बहुत बड़ा ये है कि बहुत सारे लोग जो है ना मूवीज बहुत देखते हैं, अपने स्टूडेंट लाइफ में मूवीज बहुत देखेंगे, और मूवी में देखते हैं वो सोचते हैं ऐसे ही शादी भी होती है, और उनका वो इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं कि क्या ये जो जैसे मैंने मूवी देखा या जो बाकी लोग का देखा उस तरह से मेरी भी मैरिज होगी, और वहां पे रियलिटी और इसमें फर्क होता है, वहां पे जाके चीजें बदल जाती हैं। तो जो वो लोग ड्रिवन होते हैं, फैंटेसी वाले लोग मैक्सिमम ड्रिवन होते हैं वो मूवीज के या सीरियल्स बहुत सारे लोग राइट। देखते हैं, या कोई ऐसी कहानियां पढ़ते हैं, नॉवेल्स बहुत सारे स्टडी करते हैं, तो उनका नॉवेल्स उसको उनको ड्राइव करता है। जो आजकल के तो बच्चे जो रील्स देखते हैं, आजकल के बच्चे बहुत सारी चीज ये देखते हैं वो देखते हैं, तो वो सब उनका माइंड सेट जो है ना उस तरह से बनता है। और शादी जो होती है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैरिज इज नॉट लाइक ए जस्ट कि सब खाली बस रोमांटिक हमेशा रहेगा और ये रहेगा, ऐसा नहीं होता है। रोमांस का एक सर्टेन पीरियड होता है, बाकी चीज का एक सर्टेन टाइम होता है, और शादी में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, बिकॉज उसके बाद पार्टनर को ही खाली खुश रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसके माँ बाप को भी खुश रखने की जिम्मेदारी होती है, और वो कर नहीं पाते लोग। और जब ये नहीं कर पाते हैं, इमोशनल इंटीमेसी बढ़ती नहीं, और जब इमोशनली जब एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं करते हैं, पता चलता है वाइफ हस्बैंड के माँ बाप के की कदर नहीं कर रही है, और जो हस्बैंड है वो वाइफ के माँ बाप की कदर नहीं कर रहा है। दोनों के लिए दोनों के माँ बाप बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले वही इंपॉर्टेंट थे, और बाद में जो चीजें हैं, इसलिए इमोशनल गैप बढ़ता जाता है। और जब इमोशनल गैप बढ़ता है तो वो पार्टनर अटैच होना चालू, जहां पे उसको इमोशनल बॉन्डिंग मिलती है उसके तरफ अट्रैक्ट होता है। तो कभी भी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है उसके लिए लगता है कि मेरा हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड जिम्मेदार है, नहीं, वाइफ जिम्मेदार है। और अगर वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है तो हस्बैंड जिम्मेदार है। जिम्मेदार है इन द सेंस कि आपने उस बॉन्डिंग को कंप्लीट ही नहीं किया, जिसकी वजह से आपका पार्टनर किसी और की बातें सुनने लगा, मानने लगा, आपने ध्यान ही नहीं दिया उस रिश्ते को बिल्ड करने के लिए, वो सीमेंट ही नहीं यूज किया इमोशनल इंटीमेसी का। दैट्स वाई आपका पार्टनर कहीं और जा रहा है। कभी कभी लोग जानबूझ के नहीं करते हैं, डिस्टेंस रिलेशनशिप होते हैं कि एक पार्टनर दूसरी जगह जॉब कर रहा है, एक पार्टनर दूसरी जगह जॉब कर रहा है, या उनके टाइम कम मिलता है, समय कम रहता है, और वहां पे थोड़ा सा गैप होता है मिलने जुलने का, और वहां पे फिर अट्रैक्शन बढ़ता है, वो एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन बाकी तर केसेस में 90% केसेस में ये होता है हम अपने पार्टनर का इमोशनली ध्यान नहीं रख पाते हैं, और दैट्स वाई ये चीज बढ़ने चला जाता है। ठीक है। तीसरा और कारण ये है कि एज डिफरेंस। देखो, सेक्सुअल ड्राइव जो होती है, सेक्स की ड्राइव होती है, वो लेडीज और जेंट्स में डिफरेंट होती है। ज्यादातर जेंट्स लोग अप्रोच करते हैं, लेडीज थोड़ा कम अप्रोच करती हैं। बट जब ये चीजें एक दूसरे से दिल नहीं मिल रहा है, एक दूसरे की भावनाओं का कोई कदर नहीं कर रहा है, वो फिर सोचता है पार्टनर छोड़, नहीं इसके पास नहीं जाने का यार, बेडरूम में नहीं, मेरा मन ही नहीं है। तो मन नहीं है, वो क्या सोचता है, मैं उसको सजा दे रहा हूँ, लेकिन सजा उसको नहीं दे रहे, सजा आप अपने आप को दे रहे हैं। अगर अपने पार्टनर के साथ फिजिकल इंटीमेट नहीं कर रहे हैं आप, तो सजा आप उसको नहीं देते, अपने आप को देते हैं, और ये एक्स्ट्रा मैटर अफेयर का बहुत बड़ा कारण है। ऐसे बहुत सारे कारण है। यस डॉक्टर अली, कंटिन्यू। नेक्स्ट इज एज डिफरेंस और हेल्थ इश्यूज। स्लाइट एज डिफरेंस बिटवीन द कपल्स इज नॉर्मल। यूजुअली जो वाइफ रहती है वो 2 3 4 5 साल तक एज में छोटी रहती है, दैट इज नॉर्मल। बट इससे ज्यादा जब एज गैप आता है वहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। इट कैन पुट अ नेगेटिव प्रेशर ऑन देयर रिलेशनशिप। वन मे एक्ट मैच्योर while other may behave childish, leading and differences and affairs. अब अगर एज गैप बहुत ज्यादा रहता है तो एक जन थोड़ा इमेच्योर रहेगा, एक मैच्योर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, डोंट टेक इट अ पर्सनली। husband's age is 30, wife's age is 20, 10 years gap। एंड 10 years के गैप को हम एक जनरेशन गैप मानते हैं। 30 ईयर की एज में जो हस्बैंड रहेगा वो बहुत मैच्योर रहेगा, प्रोग्रेसिव रहेगा, बट एट द एज ऑफ 20 उनकी जो वाइफ रहेगी वो बहुत इमेच्योर रहेगी। उसको भी पता ही नहीं है गृहस्थी चलानी कैसे, करना क्या है। तो वहां पे वाइफ जो बिहेव करेगी उसको लगेगा ये तो बच्चों के जैसे बिहेव कर रही है। एंड या फिर बहुत सारे केसेस में जो हमने अपनी काउंसलिंग में भी देखा है, हस्बैंड ये बोलता है कि मेरी बीवी की तो अक्ल ही नहीं है, वो पागल है या वो झल्ली टाइप है, वो कुछ भी ऐसा करके। एंड फिर वो बाहर अपने एज के अकॉर्डिंगली किसी लेडी के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर वाइफ उसको लगता है कि मेरा हस्बैंड तो बहुत बूढ़ों के जैसे बिहेव कर रहा है, वो कहीं और अट्रैक्ट हो जाती है। तो एज गैप उतना ही होना चाहिए जहां पे दोनों की मैच्योरिटी लेवल मैच करे। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन रहता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का। नेक्स्ट आता है हेल्थ इश्यूज। Either partner can also affect a relationship in many ways, but
one partner may seek a solace in some another partner for their emotional and physical needs leading to affairs. अभी सर ने जो चीज बताई कि यूजुअली जो जेंट्स रहते हैं उनका फिजिकल इंटीमेसी की तरफ जो ध्यान है वो ज्यादा रहता है, एंड लेडीज का इमोशनल इंटीमेसी की तरफ ध्यान ज्यादा रहता है। तो जब ये दोनों चीजें मैच नहीं करती है, वहां पे कहीं ना कहीं इश्यूज आते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल के। नेक्स्ट इज अर्ली मैरिज। पीपल हु मैरी इन देयर अर्ली 20s, 20-22 साल की एज में जब शादी हो जाती है, एंड जब वो अपने मिड 30s में जाते हैं, 30 इयर्स को क्रॉस कर लेते हैं, तब एक्चुअल में लोगों में मैच्योरिटी आती है, वो बिल्ड करते हैं उस चीज को, वो ग्रोइंग होते हैं। तब उनको फील होता है कि मेरी शादी तो बहुत जल्दी हो गई थी एंड मैंने अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय नहीं किया, जो चीजें मुझे करनी चाहिए थी नहीं की। तो वहां पे एक पार्टनर अपने ऑफिस की कलीग या किसी भी फ्रेंड के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड उनको ये लगता है कि उन्होंने जो चीजें मिस कर दी हैं वो अब उन्हें वहां पे मिल रही हैं, और वो इस चीज को एज अ थ्रिल लेते हैं। वो चीज उनको एक एक्साइटमेंट देती है। तो अर्ली मैरिज के बाद जब वो 10-15 साल का गैप आ जाता है, वहां पे 35 के आसपास जाके लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल के अफेयर बहुत ज्यादा होते हैं। तो दिस इज द टाइम जब आपको बहुत संभल के रहना है, दोनों को आपस में जो तालमेल है बहुत ज्यादा बिठा के रखने की जरूरत रहती है। नेक्स्ट इज लो सेल्फ स्टीम। लो सेल्फ स्टीम कैन गिव राइज टू जेलसी। पार्टनर्स में एक दूसरे को लेके जेलसी होना इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। यू मे क्वेश्चन योर वर्दीनेस टू योर पार्टनर। एक पार्टनर जाके दूसरे से पूछता है मेरी वर्थ क्या है, मैं कितना वर्थी हूँ, या मैं कितनी वर्थी हूँ, मैं क्या कुछ करती हूँ, मैंने इतना सब कर दिया। तो वो उसको एक जेलस फैक्टर आने लगता है अपने ही पार्टनर से। एंड ज्यादातर केसेस में ये तब होता है जब एक पार्टनर बहुत ज्यादा ग्रोइंग है, एक कहीं ना कहीं अपने करियर में पीछे छूट रहा है, या फिर हस्बैंड बहुत ग्रोइंग है एंड वाइफ सिर्फ हाउस वाइफ बन के रह गई है। वहां पे लो एस्टीम वाइफ में बिल्ड हो जाता है। अगर वाइफ बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है, हस्बैंड से ज्यादा अर्न कर रही है, तो वहां पे हस्बैंड में जेलसी फैक्टर बिल्ड हो जाता है। दोनों ही केसेस में एक जन कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंस में या लो एस्टीम में चला जाता है, और फिर वो अपने पार्टनर से जेलस करने लगता है। और जब वो अपने पार्टनर से जेलस खाता है, तो उसको एक नीड होती है कि कोई और उसे अंडरस्टैंड करे, उसकी बात को समझे, बट उसको ये खुद को नहीं समझ में आ रहा होता कि जेलस उसके अंदर है, उसको अपने ऊपर वर्कआउट करना है। एंड इस जेलस के चक्कर में उनका कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ पैशन, जिसे बोला जाता है कि कपल ने अपनी मैरिड लाइफ में स्पार्क को मिस कर दिया। व्हेन कपल्स से दैट दे नो लॉन्गर फील द स्पार्क इन देयर मैरिड लाइफ, it may mean that they are missing the initial feeling of, जब वो फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिले थे, उनके अंदर जो फीलिंग्स आ रही थी एक दूसरे को, जो एक्साइटमेंट आ रही थी एक दूसरे से मिलने की, वो उस एक्साइटमेंट को मिस कर देते हैं, वो उसको मिस करना स्टार्ट कर देते हैं। बट प्रॉब्लम तब आती है जब वो इस एक्साइटमेंट को, इस स्पार्क को रीबिल्ड करने के लिए काम नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि मेरे पार्टनर में प्रॉब्लम है, मेरे पार्टनर में एक्साइटमेंट कम हुई है, आई एम ओके, एंड मुझे बाहर कोई अपना पार्टनर चाहिए जिसके साथ मैं फिर से वो एक्साइटमेंट वाला जो पार्ट है या वो स्पार्क वापस अपनी लाइफ में ला सकूं। बट एक्चुअल में द फॉल्ट इज कि उन्हें खुद पे काम करना चाहिए, क्योंकि एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं दोनों में कम होती है, तभी दो प्रॉब्लम आती है। तो रदर देन वो फोकस अपने ऊपर करने के, प्रॉब्लम के ऊपर करने के, वो इंडल्ज हो जाते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। नेक्स्ट इज रिवेंज। अभी रंजीत सर ने इस पार्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि बहुत सारे केसेस में ये होता है कि एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर से किसी भी रीजन से अगर रिवेंज लेना है ना, तो सबसे अच्छा रिवेंज उनको ये लगता है कि वहां पे फिजिकल इंटीमेसी को ब्रेक कर दो। बट जब कोई भी एक पार्टनर दोनों में से फिजिकल इंटीमेसी को ब्रेक करने का ये लेके सोचता है कि यहाँ पे वो अपने पार्टनर को सजा दे रहा है, उससे रिवेंज ले रहा है, तो वो पार्टनर अपनी जगह पे ही रॉन्ग होता है। एक्चुअल में वो रिवेंज अपने पार्टनर से नहीं ले रहा, वो खुद से ले रहा है। ऐसा करने से उनका पार्टनर कहीं और इंडल्ज हो जाएगा।
एंड फिर समझ में आती है कि रिवेंज किसने किससे ले लिया। तो रिवेंज के मोड पे, हाँ, आपके अगर कोई जेन्युइन रीजंस हैं जिनकी वजह से फिजिकल इंटीमेसी ब्रेक हो रही है, दैट आर ओके, वो आपका पार्टनर भी अंडरस्टैंड करता है। बट अगर आप रिवेंज मोड में जाके ये चीजें कर रहे हो, तो आपका पार्टनर इस चीज को अंडरस्टैंड करता है एंड वो बाहर कहीं अफेयर में जाएगा, फिर आपको समझ में आती है कि प्रॉब्लम कहाँ पे थी। नेक्स्ट इज बिकमिंग पेरेंट्स। ये हर मैरिड कपल की लाइफ में एक बार ये मोड आता है जब वो पेरेंट्स बनते हैं। उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशनशिप होती है वो कहीं ना कहीं एक बार स्टेक पे आ जाती है या पॉज हो जाती है, बिकॉज उनकी जो प्रायोरिटी है वो सिर्फ बच्चे की तरफ चली जाती हैं। और उनका पूरा का पूरा जो कंसर्न होता है, स्पेशली वाइफ्स का पूरा कंसर्न आफ्टर बिकमिंग अ मदर, बच्चे पे चला जाता है। वो 24/7 सिर्फ बच्चे की टेक केयर कर रही होती हैं। एंड ऐसे में हस्बैंड फील्स लाइक कि मेरी वाइफ अब मुझे केयर नहीं कर रही है, शी इज नॉट वरिंग अबाउट मी, उसे मेरी कुछ पड़ी नहीं है, उसको सिर्फ बच्चा ही दिखाई दे रहा है। एंड हस्बैंड की यहाँ पे अपनी इमोशनल नीड्स भी है, फिजिकल नीड्स भी है, मेंटल नीड्स भी है। किसी भी वजह से वो बाहर कहीं पे अगर एज अ फ्रेंडशिप के वे में भी अट्रैक्ट होता है, तो धीरे धीरे वो फ्रेंडशिप कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल का जो रूप है वो ले लेती है। एंड फिर वाइफ थिंक कि मेरे हस्बैंड का बेबी होने के बाद उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ है। ऐसे पिछले दिनों में बहुत सारे केसेस हमारे पास आए जहाँ पे लोगों ने ये क्वेश्चन हमें किया था कि शादी से पहले तक ठीक था, बेबी होने तक ठीक था, मेरी डिलीवरी टाइम तक मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इमोशनली, बट वंस जब डिलीवरी हो गई, बच्चा आने के बाद पता नहीं क्या हुआ, उसने बात करनी बंद कर दी और फिर अब उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे समझ में आ रहा है। तो ये चीज सिर्फ हस्बैंड की तरफ से नहीं आई, क्योंकि आप भी बच्चे में बहुत ज्यादा बिजी हो गए थे, आपके पास भी उससे बात करने का टाइम नहीं था, तो आपका पार्टनर कहीं और इंडल्ज हो रहा है। एंड दिस इज द हाई टाइम कि आप अपना टाइम मैनेज करके दोनों की तरफ इक्वल ध्यान दो। नेक्स्ट इज एडिक्शन और कंपल्सिव बिहेवियर। एडिक्शन इज द रीजन जहाँ पे लोग ड्रग्स या अल्कोहल में बहुत ज्यादा इंडल्ज होते हैं एंड वो अपना वैसा ही कंपैटिबल बाहर ढूंढते हैं, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल में इंडल्ज हो जाते हैं। बट द अनदर कॉमन रीजन इज कंट्रोलिंग बिहेवियर। एक पार्टनर हमेशा दूसरे पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता है एंड वो अपने इस बिहेवियर को लेके एडिक्टिव होता है, उसको एक एडिक्शन है कंट्रोल करने की। उसके जो यूज द टैक्टिक्स टू कंट्रोल अदर पार्टनर, इट कैन बी वेरी डैमेजिंग। तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तुम्हें यहाँ बैठना है, तुम्हें यहाँ उठना है, तुम्हें ऐसे खड़े होना है, ऐसे बैठना है, ऐसे खाना है, ऐसे पीना। एंड समटाइम्स ये जो बिहेवियर कंट्रोल है, इसके अलावा आपका पार्टनर आपको कंट्रोल करते टाइम थ्रेट्स भी देने लगता है। उसका जो बिहेवियर आता है उसमें वो वर्बल आपको अब्यूज करता है, सम टाइम कंट्रोल करने के लिए फिजिकल अब्यूज बीच में आ जाता है, सम टाइम थ्रेट करने के लिए वो आपको बार बार सेपरेशन जैसे वर्ड्स का यूज करके थ्रेट करता है। So this usually result one partner being scared of the another, leaving them unable to feel safe in the relationship and being attracted to the safer one. तो वो पार्टनर कहीं और इंडल्ज हो जाता है, उसको लगता है कि ये मेरे लिए सेफ नहीं है, कोई और फ्रेंड मिलता है, वहां पे वो इंडल्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं, वहां पे उनका अफेयर स्टार्ट हो जाता है एंड दे फील सेफ विद दैट पार्टनर। तो आपका कंट्रोलिंग बिहेवियर कैन बी द बिगेस्ट रीजन कि आपका पार्टनर कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल में इंडल्ज हो रहा है। थोड़ा सा मैं डिटेल बताऊंगा डॉक्टर अमित। क्या होता यस है सर। मैक्सिमम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की केसेस में सबसे बड़ा कारण यही है। कारण ये है कि हस्बैंड को या वाइफ कोई भी जो एक जो है वो जासूसी करना चालू करता है, वो उसके ऊपर ध्यान रखना चालू करता है, उसके मोबाइल चेक करेगा, उसके मेल्स चेक करेगा, उसके व्हाट्सअप चेक करेगा। ठीक है, फ्रेंडशिप है तो वो शुरुआत फ्रेंडशिप हुई ना, अगर आपके बोलने से वो फिर फ्रेंडशिप वो सामने वाला सोचता है ये डाउट कर रही ना, मैं और करके दिखाता हूँ, फिर मैं और ही करके दिखाता हूँ, इसको डाउट हो रहा, अभी तो दोस्ती है ना, नहीं नहीं तुम्हारा उसके साथ तो वो क्यों उससे बात करते हो, वो लेडी क्यों ये करती है, वो क्यों उसके इंटरफेयर करते हो, उसके साथ लंच के टाइम में भी तुम रहते हो, ये करते हो वो करते हो, टाइम हो जाए, अभी वो दोस्ती है, लेकिन वो दोस्ती है ना, वो ज्यादा दोस्ती जो है वो, क्योंकि उसका पार्टनर शक कर रहा है और उसकी वाइब्रेशन ऐसी हो रही, आपकी जो वाइब्रेशन है वो आपको आपके पार्टनर की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को और बढ़ा देगा।
है ही, उसका थोड़ा शुरुआत हुआ है, लेकिन वो जब आप डाउट करते हो ना, बहुत तेजी से बढ़ता है वो, वायरल की तरह से, वायरल इन्फेक्शन की तरह से वो बढ़ते जाता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वो इस तरह से जाता है तो आप उसके कारण देख के उसके ऊपर ना कि उसको ब्लेम करो, उसका कंप्लेन करो, उसकी जासूसी करो। जितना जासूसी करोगे वो कम नहीं होगा और बढ़ेगा। जितना उसके बारे में बोलोगे, उसको बोलोगे, चोर को बोलोगे चोरी कर रहा है, वो मानेगा चोरी कर रहा है? कोई भी हो, कोई एक्सेप्ट करेगा मैं चोरी कर रहा हूँ? ना, नोबडी, कोई भी नहीं। कितना भी कोई सच्चा रहेगा ना, वो नहीं मानेगा, बिकॉज क्योंकि उसका नेचर ही नहीं है। गलती को कोई मानना किसी ने सिखाया नहीं कि मेरी गलती हो रही तो माना। उसको समझाने का एक अलग तरीका होता है, वो जब तक आप नहीं समझोगे आप हमेशा स्ट्रगल करोगे। और जित आप क्या सोचते हो कि मैं निकाल रहा हूं, मैं उसके माँ बाप को बता दूंगा, उसके दोस्तों को बता दूंगा, उसके ऑफिस में बता दूंगा, ये जितनी उसकी बेइज्जती करोगे, जितना उसको बताओगे, उतना केस आपका बिगड़ता जाएगा। यहाँ पे एक्सपर्ट काउंसलिंग की जरूरत है। और बहुत सारे लोग एक्सपर्ट काउंसलिंग ना लेके अपना ही दिमाग लगाते हैं और केस को बिगाड़ते जाते हैं। सामने वाले को कंट्रोल करना, सामने वाले को धीरे दबाना। बोल रहे यार। कोई किसी का गुलाम नहीं है, नोबडी इज, कोई किसी का स्लेव नहीं है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? पार्टनर क्या होते हैं? एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए बने हैं। गुलामी नहीं है, नहीं कि शादी कर लिया तो हस्बैंड आपका गुलाम हो गया, या शादी कर लिया तो वाइफ आपकी गुलाम हो गई। तो वो चीज के बारे में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की ये बहुत बड़ा कारण है कि जब हम कंट्रोलिंग करते हैं, जब हम सामने वाले को बहुत सारी चीजों के ऊपर दबाते हैं उसको, और उसके ऊपर शक करते हैं। डाउट करना बहुत बड़ा खतरा है। और देखो, ज्यादा डाउट भी नहीं करना है और ज्यादा फ्री भी नहीं छोड़ देना है, बैलेंस रखना है। बैलेंस समझ ही नहीं पाती लेडीज लोग से, साथ ज्यादा प्रॉब्लम होता है। लेडीज बैलेंस को, वो दबाने को बैलेंस समझती है, कंट्रोल करने को हस्बैंड को। कहाँ गए अभी, कहाँ खाना खाया, अभी शाम को आज लेट क्यों हो गया, तुम्हारा फोन हमेशा बिजी क्यों आ रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों। अरे भाई ठीक है, तुमको शाम को आने के बाद फिर तुमको फोन पे लगे रहते हो, तुम्हारा तो अभी तुम ऑनलाइन दिख रहे हो, मेरे से बात नहीं कर रहे हो, ये नहीं। अरे जरूरी है आपसे ही बात करें। आपको आपको एक ट्रस्ट रखना पड़ेगा, एक फैक्ट। अगर आपका एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं, इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, तो वो गलत करेगा। और अगर है तो कभी गलत नहीं करेगा। कोई भी उसको नहीं आपसे छीन सकता है, कितना भी वो कुछ रहे। अगर आपकी इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग है और आपका फेथ और आपका ये सब सही है, जो जो चीजें, बट आप उसको एक अलग तरीके से कर रहे हो। हाँ, प्रूफ मिले तो भी नहीं कर सकते, प्रूफ मिले तो भी नहीं कर सकते, उसको फिर दूसरे तरीके से करना है। क्या होता है मेघा, जब कोई चोर को चोर बोला जाता है ना, तो वो चोरी और करता है। और चोर को बोला जाए कि नहीं, तुमसे शायद मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं, मुझे आप पे ट्रस्ट है, उसको हम ये करेंगे, तो धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी। उसका एक अलग तरीका होता है कैसे इंप्रूव करने का। उस तरीके से तो नहीं कर सकते। उस तरीके से जितना करोगे, आप करके देखो, आप लोग जितने भी लोग हैं ना, या किया होगा, किसी को एक्सपीरियंस होगा, तो आप जितना अपने पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बोलते रहोगे और करते रहोगे ना, वो उतना कम नहीं करेगा, बढ़ाएगा और बढ़ाएगा, उल्टा और बढ़ेगा। ये तो मुझे परेशान करे, इसको अब मैं और दिखाता हूँ। मतलब वो रिवेंज वाली भावना आ जाती है, वो कन्वर्ट हो जाएगी रिवेंज में। वो होगा ये, कन्वर्ट होगी रिवेंज में, और तब मुश्किल हो जाएगा जब रिवेंज के पैटर्न पर चला जाएगा। और क्यों कर रहा है? बिकॉज आप उसको इमोशंस नहीं दे पा रहे हो जो सामने वाला दे पा रहा है, आप उसको कंफर्ट नहीं दे पा रहे हो जो सामने वाला दे पा रहा है। वही बंदा को कोई और अच्छा लग रहा है और आपको अच्छा नहीं लगता है। आप उसको ये नहीं कर, आप उसको टॉन्ट कर रहे हो, उसके साथ बराबर से बात नहीं कर रहे हो, या बराबर से उसकी केयर। खाना खा लेना और साके जाके बेडरूम में शाम को, रात को रह जाना इज नॉट हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। बहुत लोग को लगता है अरे मेरा हस्बैंड तो हफ्ते में 3 बार मेरे बेडरूम में मेरे साथ फिजिकल होता है, तो फिर उसको क्या जरूरत है। लेकिन इमोशनल है क्या? 7 दिन इमोशनल बॉन्डिंग होनी चाहिए, तब जाके वो 2 दिन फिजिकल बॉन्डिंग होगी, उस चल जाएगा काम। लेकिन आप फिजिकल हो रहे हैं लेकिन इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, तो कभी भी वो चीजें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाएगी। और इमोशनल बॉन्डिंग के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बिना एक्सपर्ट काउंसलिंग के हो नहीं सकता है ये। क्योंकि ये एक बार बिगड़ गया तो फिर मुश्किल है। हाँ, शुरुआत में जिसका नहीं है वो ध्यान रख सकता है और उसको ठीक कर सकता है, लेकिन एक बार अगर बिगड़ गया है तो आपको, आप मुझे बताओ, अगर आप ज्यादा बीमार हो गए तो आप खुद से ठीक हो सकते हो क्या? फिर आपको डॉक्टर से हेल्प लेना ही पड़ेगा। और लोग सोचते नहीं है, लोगों को अगर बीमारी हो गई ना, दर्द ज्यादा बढ़ गया तो कुछ भी करके डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन मेंटल पोजीशन हो गया कम, ये हो गया तो कम, क्यों काउंसलर को फीस देने का, क्यों जाने का? वो बहुत बड़ा एक हर्डल है। और वो जब तक लोग समझेंगे नहीं, चीजें बदलेंगे नहीं। आपके पास सब कुछ रहेगा लेकिन वो शांति नहीं है ना, तो कुछ नहीं होगा। यस डॉक्टर अलीन, कंटिन्यू। यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें आप लोग, उसमें बहुत सारे ये सब जो मैंने बताया इसके ऊपर 3-4 वीडियोस है, आप जाके वो यूट्यूब पे ये तीनों वीडियोस देख सकते हैं।
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के क्या क्या कारण है, सब बताया हमने उस पर। ठीक है, यूट्यूब चैनल का लिंक अभी दिया गया, जो लोग भी नहीं है यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर ले, वहां से मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। यस डॉक्टर अली। ये सब। सो नेक्स्ट इज अपब्रिंगिंग और एसोसिएशन। इट इज ऑल अबाउट आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, आप कैसे माहौल में बड़े हुए हो, कैसे लोगों के साथ आपने अपना बचपन बिताया है। ये भी आगे जाके डिसाइड करता है कि आप कैसे अपनी मैरिड लाइफ को लीड करोगे। एक रिसर्च की थी प्लैट ने और उनके कोलीग्स ने 2008 में, जिसमें उन्होंने डिफाइन किया कि इनफिडिलिटी एज अ sexual or emotional interaction that occurs outside of the romantic relationship, which puts a emotional intimacy at jeopardy, and found that adult children with the knowledge of their parents' infidelity were more likely to engage in the infidelity than adult children without such knowledge. उन्होंने एक रिसर्च की जिसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों पे ये देखा कि जिनके पेरेंट्स के ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल के रीजंस या अफेयर्स आ रहे थे और उनके बच्चे वो अफेयर्स को देखते हुए बड़े हुए, तो बड़े होने के बाद उन्होंने भी अपनी मैरिड लाइफ को ऐसे ही रन किया। अभी सर ने उस चीज को एक्सप्लेन किया कि आपस में दोनों का बहुत रोमांटिक बॉन्ड था, बट उसके बाद भी लोग बाहर अफेयर करते हैं। तो समटाइम्स देयर आर द रीजंस कि आपके पार्टनर की ब्रिंगिंग ही ऐसे माहौल में हुई है, या वो बचपन में उसने अपने पेरेंट्स को ऐसे करते देखा है, या वो ऐसे फ्रेंड सर्कल में रहा है, स्कूल में, कॉलेज में, जिनको उसने ऐसे करते देखा है, तो देयर आर द चांसेस कि वो ऐसा कर रहा है।